हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 के फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैटर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उसका लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। और आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। आज हम लोग सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखें कि सॉलिड का एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी इज एबल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन either in shape or in volume or in both and recovers its original shape and volume when the deforming force is removed। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो आपने रबर से खेला होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक रबर का एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये एक रबर है। ठीक है, अभी भी आप लोग बहुत जगह यूज करते हो रबर का। तो अगर मैं क्या करूंगा कि इस रबर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, मैं एक इसके इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से सर रबर थोड़ा एक्सटेंड होगा। इनिशियल जो लेंथ था उस लेंथ ये थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। राइट, इनिशियली कुछ लेंथ था, अब इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज कर गया। हम लोग स्टिल इस फोर्स को लगा रहे हैं। इस फोर्स को हम लोगों ने हटाया नहीं है, ये फोर्स अभी भी हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स अभी भी हम लोग लगा रहे हैं, सेम फोर्स है एफ। राइट, तो अगर रबर के ऊपर एक फोर्स लगाया गया तो रबर का जो लेंथ था वो इंक्रीज कर गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, कि अगर मैं इस फोर्स को हटाता हूं, सपोज अब मैं इस फोर्स को हटा दिया, तो फोर्स हटाने से क्या होगा सर? फोर्स हटाने से होगा ये कि ये रबर अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा ऑलमोस्ट। अभी के लिए मान के चलता हूं कि ये अपने ओरिजिनल वाले शेप को ऑलमोस्ट रीगेन कर लिया। पहले जिस शेप में था अब ये फिर से उसी शेप में आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हुआ इस मटेरियल का, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर से एक बार इसको रीड करते समझते हैं। क्या है कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी इज एबल टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। मतलब कि इसके पास जब अपने फोर्स लगाया था तो बॉडी डिफॉर्म हो गया था। डिफॉर्म होने का मतलब कि ये अपने शेप को चेंज कर लिया था। ये पहले जिस शेप में था ना, अब किसी और शेप में चला गया। राइट, तो बॉडी डिफॉर्म हो गया, आइदर इन शेप और इन वॉल्यूम और इन बोथ। ठीक है, आइदर इसका शेप चेंज होगा और इसका वॉल्यूम चेंज होगा, या फिर दोनों चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोग उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, हटाने के बाद इसके ओरिजिनल शेप में आने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिसिटी। क्लियर बताओ? तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, बॉडी डिफॉर्म होगा। बॉडी डिफॉर्म होगा, उस फोर्स को अगर हटाते हैं तो हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर। उस बॉडी का ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम हमने दिया है इलास्टिसिटी। तो आई होप इलास्टिसिटी यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते और देखते हैं कि इलास्टिसिटी किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच इलास्टिसिटी डिपेंड्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग और रोलिंग। ठीक है, अगर हम लोग किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा हैमरिंग कर रहे हैं, हैमरिंग मतलब कि उसको हथौड़ी से अगर हम लोग पीट रहे हैं, जिस तरह से स्टील को पीटा जाता है। राइट, स्टील को पीट के अलग अलग शेप बनाया जाता है। हम लोग जो भी मटेरियल का यूज करते हैं या फिर बर्तन का यूज करते हैं उसको पीट पीट के बनाया जाता है। फिर पीट पीट के बनाने के वजह आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि मशीन से बनाया जाता है, लेकिन मशीन क्या कर रहा है, ओवरऑल उसके शेप को चेंज कर रहा है। राइट, तो इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय हैमरिंग एंड रोलिंग। ठीक है, तो उसको हैमर करने से या रोल करने से उसका इलास्टिसिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज डिक्रीज्ड ऑन एनिलिंग। एनिलिंग क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एक प्रोसेस है। ये बहुत बार ये एमसीक्यू में पूछा गया कि एनिलिंग क्या होता है। तो एनिलिंग क्या है? एनिलिंग द एक प्रोसेस है ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली। किसी भी बॉडी को अगर हम लोग ग्रेजुअली हीट कर रहे हैं एंड उसको ठंडा कर रहे हैं, तो उस जो प्रोसेस है उसका नाम है एनियलिंग। और इस प्रोसेस की वजह से मटेरियल का जो इलास्टिसिटी होगा दैट विल बी डिक्रीज। ठीक है, इसको नोट करना कि एनियलिंग की वजह से मटेरियल का इलास्टिसिटी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, एनियलिंग क्या है? ग्रेजुअल उसको हीट करना या उसको कूल करना। राइट, नेक्स्ट क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपका डिक्रीज होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इलास्टिसिटी डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी आपका इंक्रीज होगा। राइट, तो ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका बढ़ जा रहा है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स
सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है। देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, अब जब फोर्स को हटाओगे तब क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, वो पार्टिकल डिफॉर्म ही रहेगा, राइट। तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो ओरिजिनल वाले शेप को रीगेन कर ले। बट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, तो ओरिजिनल शेप को वो रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि उसका इलास्टिसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। और अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ऑन एडिंग इंप्योरिटीज टू इट। तो अगर हम लोग इंप्योरिटी को ऐड करेंगे तो इलास्टिसिटी वो आइदर इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज करेगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द इंप्योरिटी के ऊपर कि कौन सा इंप्योरिटी आप उसमें ऐड कर रहे हो, राइट। तो ये सारा फैक्टर्स है जिस पे आपके इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। तो यहाँ से बहुत बार एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो स्ट्रेस का यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा है, ये आपकी बुक से ही लिखा है, क्या है यहाँ पे, व्हेनेवर अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप इन इट। कभी भी अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हो, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो किसी बॉडी को अगर मैं सपोज यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यू हैव अ बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी आपके पास, ठीक है, कोई भी बॉडी है यहाँ पे। अब हमने क्या किया कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा दिया, बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से क्या हुआ, फोर्स लगाने से बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, बॉडी का लेंथ में चेंज होगा। तो मान के चलते हैं कि बॉडी अब ना कुछ इस तरह से एक नया लेंथ आपका ले लिया है, तो ये बॉडी का नया लेंथ है, मान लिया दिस इज द न्यू लेंथ ऑफ द बॉडी, इतना लेंथ आपका इंक्रीज कर गया। तो पहले का लेंथ कितना था, मान के चलते कि ये लेंथ पहले था सर एल, और अभी जो बॉडी का लेंथ हो गया, ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ है इसको मैं स्मॉल एल से दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो लेंथ है, छोटा सा लेंथ जो कि इंक्रीज हुआ है, दैट इज स्मॉल एल, राइट। तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसके लेंथ में इंक्रीज हो गया। अब सोचो कि जब आपने फोर्स लगाया तो आपके फोर्स के रिएक्शन में, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपके फोर्स के रिएक्शन में एक और फोर्स डेवलप होगा, कहाँ डेवलप होगा, तो बॉडी के अंदर डेवलप होगा, और वो एक इंटरनल रिएक्शन फोर्स है, बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, इसीलिए मैं उसको इंटरनल रिएक्शन फोर्स बोल रहा हूँ। तो बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, और यही फोर्स क्या कर रहा है, यही फोर्स उस शेप को रीगेन करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप इन इट विच टेंड टू रेजिस्ट द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इनिशियली तो ये आपने जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया है, पहले तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। आप जैसे कि मान के चलो कि आप किसी फोर्स से खींच रहे हो, तो जितना ज्यादा वो एक्सटेंड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वो खींचेगा, ठीक है, आपका जो फोर्स होगा और ज्यादा बढ़ाना पड़ सकता है अगर आप उसको और ज्यादा खींचना चाहते हो। मतलब सोचो कि मान के चलो एक रबर है, मैं उसको कि कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रहा हूँ, ठीक है, फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ दूर जाने के बाद ना वो और स्ट्रेच नहीं होगा। अगर आपको और स्ट्रेच करना है तो आपकी फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि अंदर में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, आपके फोर्स के रिएक्शन के तौर पे। तो एंड ऑल्सो टू मेंटेन द ओरिजिनल शेप, वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स उसकी ओरिजिनल शेप को मेंटेन करना चाह रहा है, इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो ओरिजिनल शेप को मेंटेन करना चाह रहा है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। तो ओवरऑल में क्या पढ़ा कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप इन इट व्हिच टेंड टू रेजिस्ट द अप्लाइड फोर्स एंड आल्सो टू मेंटेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। आगे लिखा हुआ है द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन जो होगा, ये रहा आपका स्ट्रेस का डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन के तौर पे बस इतना पढ़ना, द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है बॉडी के अंदर एक रिएक्शन के तौर पे, आपके फोर्स के रिएक्शन के तौर पे, उसी को बोलते हैं हम लोग नो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, क्लियर। तो द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस।
तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में आपको इससे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअली में स्ट्रेस क्या होता है। अब अगर मैं आगे समझाऊं तो देखो ये क्या है, ये एक रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ आपने जितना फोर्स लगाया है उसी के रिएक्शन के तौर पे ये डेवलप हुआ है। मतलब अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस कितना है या फिर कितना इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है, तो वो आपके फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाला है, राइट। So according to the Newton third law, the restoring force is equal and opposite to the applied force. So stress is measured by the applied force per unit area of the body. मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे मैं अप्लाइड फोर्स वाला मैग्नीट्यूड लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सर जो फोर्स अंदर डेवलप हुआ ना वो अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही बराबर है। तो एक्चुअली में स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये रहा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ये जो एरिया आप लोग देख पा रहे हो ये वाला एरिया, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आई होप समझ में आया होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस को डिफाइन कर लिया, ठीक है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। डन। चलो आगे समझते हैं और देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। तो हुक्स लॉ क्या समझाता है हमें? हुक्स लॉ बताता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या होता है सर? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन कर लेते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेना। द रेशियो ऑफ change in configuration, ठीक है, अभी के लिए आप लोग इसको चेंज इन लेंथ भी बोल सकते हो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, समझते हैं इसको हम लोग। देखो ध्यान से, अभी मैंने जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया था इसमें चेंज इन लेंथ कितना था, ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी के लिए हम लोग समझेंगे इसको लेंथ के टर्म्स में। तो चेंज इन लेंथ कितना था सर? चेंज हुआ था एल का, स्मॉल एल का, और ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल था एल। तो यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रेन लिखना हो, स्ट्रेन, सो दैट विल बी स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। मतलब कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि चेंज इन लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ था? चेंज हुआ था सर डेल एल, सॉरी एल का, और ओरिजिनल कितना था सर? ओरिजिनल था कैपिटल एल। तो स्मॉल एल बाई कैपिटल एल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, अब समझते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। अब सोचो कि आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा आपका चेंज इन लेंथ होने वाला है, राइट। आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। तो हुक्स लॉ बताता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ है, STRE डेवलप, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और इस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन अगर मैं करूं तो यू विल गेट अ कांस्टेंट। अब एक यहाँ पे कांस्टेंट मिलने वाला है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। तो ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सही है, तो ये आपको याद रखना है कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो क्या होगा? वो एक कांस्टेंट होगा। आगे हम लोग इसको डिफाइन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हुक्स लॉ आई होप समझ में आया होगा कि स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर में। ये इलास्टिक लिमिट के आगे हम लोग समझेंगे प्लॉट से कि इलास्टिक लिमिट क्या है, कि within the elastic limit the stress developed in a body is proportional to the strain produced in it, right। तो इलास्टिक लिमिट ये वाला पॉइंट आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाहर स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल है, और ये वॉल है एक्चुअली में,
और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है एक कोई बॉडी, ठीक है, ये आपका एक सिलेंड्रिकल कोई शेप है, कोई बॉडी है, ये आपने वॉल के ऊपर लगाया हुआ है। अब सोचो ध्यान से कि ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला एरिया जिसको हमने डार्क से दिखाया है। सो दिस विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, अब आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, ये आपने एक फोर्स लगाया F। फोर्स लगाने से क्या होगा सर, फोर्स लगाने से इसके लेंथ में थोड़ा चेंज आने वाला है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका लेंथ जो था पहले, अब थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। अगेन ये जो चेंज है, इस चेंज को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एल। ये जो चेंज है दिस इज स्मॉल एल, और ओरिजिनल जो लेंथ था दैट इज माई कैपिटल एल, ठीक है। तो चेंज है स्मॉल एल एंड ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, पहले ये देख लो। द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू अ नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू अ नॉर्मल फोर्स, acting along the length, ठीक है, देखना ध्यान से, acting along the length of the object is known as longitudinal stress, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा है इसको देखना ध्यान से, द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स मतलब कि एरिया के नॉर्मल आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब कि ये अगर एक कोई एरिया है, सपोज ये अगर यहाँ पे कोई एरिया में यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, दिस इज सम एरिया, तो एरिया का नॉर्मल हो गया ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, एरिया के नॉर्मल एक फोर्स लगा रहे हो, राइट। तो क्या यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, द स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल फोर्स बोले तो एरिया के नॉर्मल आप एक फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स अलोंग द लेंथ एक्ट हो रहा है, लेंथ के अलोंग एक्ट हो रहा है, लेंथ के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, राइट। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखो यहाँ ध्यान से, ये लेंथ के अलोंग एक्ट हो रहा है। अब इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अब मान के चलते कि ये एरिया आपका अगर ए है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा सर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स। अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो एफ के बराबर है, और एरिया कितना सर, एरिया है ए, तो स्ट्रेस हो जाएगा एफ बाई ए। क्लियर। अब समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि अपने अभी डिफाइन किया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है हमारे पास द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो हम लोग स्ट्रेन को यहाँ पे लिखते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ। यहाँ पे लेंथ में कितना चेंज हुआ सर, स्मॉल एल का चेंज हुआ, सो स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ये क्या हो गया सर, ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो हमने क्या डिफाइन कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा, हमने डिफाइन कर लिया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, राइट। तो ये दोनों अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, उसको अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होगा that will be proportional to strain, right। तो स्ट्रेस की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रेस विल बी F by A, so this will be force by area is proportional to strain की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं del L या फिर small l by L, change in length by original length। तो स्ट्रेस by strain अगर मैं करता हूँ, स्ट्रेस by strain that will be a constant, ये हो गया कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ले रहा हूं एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ले रहा हूं, सुनना ध्यान से,
अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ले रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहा हूँ, तब ये जो कांस्टेंट आपके पास आएगा, इस कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, ये जो आएगा दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ उसका स्पेलिंग भी। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग डिफाइन करेंगे कि द ratio of longitudinal stress by longitudinal strain is called Young's modulus। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग खुद से लिख सकते हो कि यंग्स मॉड्यूलस क्या है। यंग्स मॉड्यूलस है सर रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। तो ये आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग आई होप इसको नोट कर लोगे। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आप समझते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। देखो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व क्या बताता है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से हमें पता चलता है कि हुक्स लॉ कब तक फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। तो आपने आपका मोशन वाले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के बारे में मैंने पढ़ाया था थोड़ा बहुत। तो अगर मान के चलो ये अगर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि इसका जो प्लॉट होने वाला है, ये प्लॉट ये कुछ स्ट्रेट लाइन होने वाला है। तो इसमें देखो यहाँ पे टिल द पॉइंट P ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि टिल द पॉइंट P ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट। ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जब तक ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, हुक्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा उसका शेप चेंज हुआ, शेप चेंज होने के बाद फोर्स को हटाया, वो अपने शेप को ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया, मतलब कि वो हुक्स लॉ को तब तक फॉलो करेगा, मतलब कि उस लिमिट तक हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, उस फोर्स के लिमिट तक हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स ज्यादा कर दूं तब क्या होगा? इलॉन्गेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर इलॉन्गेशन ज्यादा हो गया तब सोचो क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल शेप को पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया है, राइट। तो अभी क्या है कि देखो हम लोग मेनली बोलते हैं कि ये पी पॉइंट तक वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, सो टिल द पॉइंट पी हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन पॉइंट पी के बाद भी कुछ दूर तक हम लोग ये बोलते हैं कि इस रीजन तक भी वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये पॉइंट पी तक हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, पॉइंट पी के बाद ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। अब सोचो कि कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, वो अपने ओरिजिनल शेप को छोड़कर एक नया शेप ले लिया, फोर्स को हटाया, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन ही नहीं कर पाया, राइट। तो ओरिजिनल शेप को वो रीगेन नहीं कर पा रहा है कुछ फोर्स के बाद, मतलब कि आपके फोर्स लगाने का भी एक लिमिट होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसकी ओरिजिनल शेप में लेके चला जाए। ठीक है, ये कुछ एक लिमिट होना चाहिए। लेकिन अगर इस लिमिट को क्रॉस कर गया तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक लिमिट तक वो मटेरियल इलास्टिक होगा और उस लिमिट के बाद वो मटेरियल हो जाएगा प्लास्टिक। हम लोग बोलते हैं इलास्टिक एंड देन हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। तो प्लास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है आज हम लोग समझने वाले हैं वैसे यहाँ से। तो प्लास्टिक रीजन हम लोग पहले समझेंगे कि देखो इस पॉइंट ई तक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन और इसके बाद के रीजन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ये हो गया हमारा प्लास्टिक रीजन, ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो फ्रॉम पी टू ई, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये वाला रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में टिल द पॉइंट ई तक का जो रीजन है उसको हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट ई तक का जो रीजन होगा दैट विल बी इलास्टिक लिमिट। ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉइंट ई तक भी अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं टिल द पॉइंट ई, तब आपका जो बॉडी होगा वो अपने ऑर्डिनल शेप को ऑलमोस्ट रीगेन कर लेगा, मतलब कि कर्व इज नॉट लीनियर, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बट स्टिल हम लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट रीगेन कर लेगा। लेकिन पॉइंट ई के बाद ना उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। पॉइंट ई के बाद जो फोर्स आप लगाए हो उस फोर्स के बाद अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। तो ई के बाद के रीजन को हम लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक रीजन। तो ये प्लास्टिक रीजन ये वाला हो गया फ्रॉम दिस टू दिस, और ये हो गया आपका इलास्टिक रीजन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो ये हो गया इलास्टिक रीजन, उसके बाद हो गया आपका प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब ये हुआ कि इस ई के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, मतलब कि ये हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला रीजन, परमानेंट डिफॉर्मेशन वाला रीजन हो गया ये,
ठीक है। और ये इलास्टिक रीजन है, मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। जैसे ही हम लोग फोर्स को हटाएंगे अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? चलो, अब ना इसके बेस पे हम लोग ना 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ठीक है, 3 बिहेवियर डिफाइन करते हैं किसी मटेरियल का। एक है डक्टिलिटी, दूसरा है ब्रिटलनेस और तीसरा है मैलिएबिलिटी। तो सबसे पहले डक्टिलिटी को समझते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? द मटेरियल विच शो लार्ज प्लास्टिक रीजन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। जैसे कि जिस मटेरियल को हम लोग पीट के बहुत ज्यादा इलॉन्गेट कर सकते हैं, मतलब कि उसका जो प्लास्टिक रीजन है बहुत बड़ा है, मटेरियल अभी टूटा नहीं है। जैसे कि स्टील हो गया, स्टील को पीट के हम लोग ग्लास बना दे रहे हैं, हाँ, उसको उससे थाली बना दे रहे हैं। तो थाली कैसे बना? पीट के बना। तो पीटने के बावजूद वो टूटा नहीं है, तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका सिल्वर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, कॉपर हो गया, कॉपर से हम लोग वायर बनाते हैं, कैसे बना? पीट के बना, फोर्स लगा के बना, राइट। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, आयरन से, सिल्वर से, इन सब से क्या हम लोग करते हैं? इन सबसे हम लोग अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। उसको कैसे बना रहे हैं? आपने देखा होगा कि आयरन से कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो उससे पीट के बनाया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको पीटा जाता है, पीट के बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हो कि मटेरियल बहुत ज्यादा डक्टाइल है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ग्लास के बारे में बात करूं, ग्लास, तो ग्लास ज्यादा ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल किसको बोलेंगे? द सॉलिड विच ब्रेक सून आफ्टर द क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट। तो जैसे ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया, ठीक है, वैसे ये टूट गया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट भी होता है, ब्रेकिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे मेनली ये पॉइंट सी से, ठीक है। ये रीजन जितना बड़ा होगा हम लोग उस तरह से बोल सकते हैं कि उस रीजन का प्लास्टिक रीजन उतना बड़ा है, मतलब कि उस रीजन का जो डक्टिलिटी है उतना बड़ा होगा। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उसको पीट के हम लोग उसके शेप को चेंज कर सकते हैं टिल अ वेरी हाई लिमिट। लेकिन आपका ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल है जिस मटेरियल को पीटने के बाद ही वो टूट जाएगा, मतलब उसका जो प्लास्टिक रीजन है ना बहुत छोटा है, राइट। प्लास्टिक रीजन उसका बहुत छोटा है, तो हम लोग उस तरह के मटेरियल को क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल। तो अगेन यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, सॉलिड विच ब्रेक सून आफ्टर क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड ब्रिटल एंड द प्रॉपर्टीज कॉल्ड ब्रिटलनेस। जैसे कि हो गया ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। कास्ट आयरन की अगर मैं बताऊं तो बहुत सारा हमारे घर में कास्ट आयरन से बना हुआ बर्तन होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे ही आप लोग उस बर्तन को गिराते हो वो टूट जाता है, लेकिन ग्लास टूटता है क्या? स्टील वाला नहीं टूटता है। तो इसके पीछे का रीजन है उसका ब्रिटलनेस, उसका जो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, ये उसका रीजन है। एक और प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि if a solid is subjected to compression instead of tension, then also the body acquires a permanent set beyond a certain stage। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे उसको खींचने के बारे में बात कर रहा हूँ, मैलिएबिलिटी ठीक ऑपोजिट है, उसको कंप्रेस करने के बारे में बात कर रहा है कि उसको अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो उस केस में भी ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और उस केस में भी इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है आफ्टर सर्टेन एज, ठीक है, आफ्टर सर्टेन स्टेज, ठीक है, बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकता है। दिस इज द इलास्टिक लिमिट फॉर कंप्रेशन। तो जिस तरह से इलास्टिक लिमिट फॉर इलोंगेशन है, उसी तरह से इलास्टिक लिमिट फॉर कंप्रेशन भी होता है। बियॉन्ड दिस लिमिट द बॉडी बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी। अगर मान के चलो इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया आप कि उसके बाद वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाया, तो उस फोर्स को या फिर उस लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस लिमिट को हम लोग बोलेंगे कि आपका वो जो लिमिट है दैट इज योर इलास्टिक लिमिट, और उसके बाद वो प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाएगा, राइट। तो द बॉडी बिहेव्स लाइक अ प्लास्टिक बॉडी एंड द मटेरियल आर कॉल्ड मैलिएबल, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, सो दीज मटेरियल कैन बी हैमर्ड एंड रोल्ड इनटू शीट्स। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग हैमर कर सकते हैं और उसको शीट में उसको रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारा बात आप लोग देखे होंगे कि वो जो मेटालिक शीट होता है, ठीक है, वो सारा क्या है? वो सारा एक मैलिएबल, उसका जो प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग उसको पीट के बड़ा कर रहे हैं, तो वो उसकी मैलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से, राइट। तो ये 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है, ये तीनों आपको मेनली याद रखना है। आगे देखते हैं समझ हम लोग कुछ एग्जांपल्स को। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स को कराया है। ये एग्जांपल्स आपके बुक का एग्जांपल है। तो ओवरऑल मैं बस फॉर्मूला लिखूंगा, कैलकुलेशन आपके हाथ में छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, एग्जांपल नंबर 5 से, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर इज 10.5, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू relative density equal to density of silver divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस।
तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे यूनिट पहले देख लो, यहाँ पे कोई यूनिट लेस क्वांटिटी क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। तो अगर मुझे इसको सीजीएस में रखना है, सो दिस विल हैव टू टेक 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर यहाँ से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इंटू 1000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब, डन। तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। तो इस फॉर्मूला से हमने यहाँ पे डेंसिटी निकाल ली, याद रखना फॉर्मूला मिल गया आपको। आगे बढ़ते देखते एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला गया, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, व्हेन स्ट्रेच्ड अलोंग द लेंथ बाय ए नॉर्मल फोर्स बिकम 61 सेंटीमीटर। पहले 60 था, 61 हो गया। फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो ये देखो 61 हो गया, 60 से चेंज कितने का हुआ सर, 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ। सो दिस इज स्मॉल एल। कैपिटल एल कितना है सर, ये 60 सेंटीमीटर है इसका ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि देखो दोनों रेशियो है, लेंथ का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, तो कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होने वाला है। सो दैट विल बी 1/60। तो ये आ जाएगा 0.017। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 है। मेटालिक वायर ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 2 मीटर इज एक्सटेंडेड बाय अ वेट ऑफ 2.5 kg। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक वायर है, ये एक वायर है, और इस वायर का ये रेडियस मतलब कि क्रॉस सेक्शन का रेडियस गिवन है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। राइट, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हो ना, इसका रेडियस गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ गिवन है 2 मीटर, और इसके ऊपर आपने एक वेट लगा दिया है। ये वेट कितना है, वेट है 2.5 kg, वेट है 2.5 kg। तो पूछा क्या गया है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। सर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना होगा, ये इसका एक्चुअली में मास गिवन है, तो मास को अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स आ जाएगा। सो दिस विल बी 2.5 इंटू 9.8 करो, या फिर मेनली हम लोग 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और एरिया कितना हो जाएगा सर, ये सर्कल है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी पाई इंटू 0.1 सेंटीमीटर में, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। सो दिस विल बी योर ओवरऑल स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी 7.8 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, ये न्यूटन मीटर टू द पावर -2। ठीक है, स्ट्रेस देखो फोर्स बाय एरिया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सो द यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 में। द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ द टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:1। इफ दीज वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे रेशियो ऑफ रेडियसेस गिवन है या फिर रेडाई गिवन है 2:1, और हमसे पूछा गया कि स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा, उसका रेशियो निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। राइट, अब देखो दोनों पे हमने इक्वल फोर्स लगाया है, मतलब मैं बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट फॉर बोथ द वायर्स। सो दिस विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, ये एफ आपका कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो S1 स्ट्रेस इन 1 बाय स्ट्रेस इन 2 विल बी R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो S1 बाई S2 विल बी R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, और R2 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे दोनों का रेशियो गिवन है ना, मैं लिखता हूँ R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, और R2 बाई R1 हो जाएगा, R1 बाई R2 दिया 2:1, तो R2 बाई R1 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 1/4। ठीक है, तो स्ट्रेस का रेशियो आ गया 1/4। तो आगे बढ़ते एग्जांपल नंबर 9 में। एग्जांपल नंबर 9 में क्या गिवन है, फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन causes an increase of 0.1% in the length of a wire of area of cross section 10⁻⁻6 meter square. Calculate the Young's modulus of the material of the wire. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि इंक्रीज कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 0.1% का इंक्रीज इन लेंथ गिवन है, मतलब कि स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू 100, ये गिवन है 0.1%। राइट, तो अगर मुझे स्मॉल एल बाई कैपिटल एल निकालना है, सो दिस विल बी 0.1
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो ये 1000 सॉरी ये 100 को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, सो दिस विल बी 100, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1000, राइट। पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे एक 0 लगा दिया, सही है। तो ये आ गया चेंज इन लेंथ बाई द ओरिजिनल लेंथ। ये क्या आ गया, ये आपका स्ट्रेन आ गया। अब क्या निकालना, अब निकालना स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, फोर्स बाई एरिया। फोर्स कितना है सर, फोर्स है 1000 न्यूटन, और एरिया कितना है, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, दैट इज 10 टू द पावर -6, यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मतलब कि दिस विल बी 1000 बाई 10 टू द पावर -6 बाई 1/1000। दिस इज यंग्स मॉडुलस, कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6। दिस इज यंग्स मॉडुलस, ये -6 ऊपर जाएगा, सॉरी ये एक्चुअली मैं गलत लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 0 है ना, और यहाँ पे 3 0 है, तो ओवरऑल 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ये, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 12 हो गया। दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर 12, राइट। और इसका इसका रेशियो, इसका यूनिट क्या होगा, अगेन देखो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का यूनिट है पर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा 10 टू द पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने आपका चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट कर लिया है। सो आप लोग को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक का छोटा सा वीडियो बना के आप लोग के लिए उसको एक्सप्लेन कर दूं, राइट। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्टिव डाउट, आप लोग किसी भी तरह की क्वेरी को, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में या फिर कुछ आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर यू। So thank you so much, students. We'll see you in the next video with a very new chapter.